नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं हेतु पॉलिटिकल साइंस बीए एवं एमए के छात्राओं हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न पत्र मैंने तैयार किए हैं वह आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों की मेहनत बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगातार दिन पे दिन प्रगति कर रहे होंगे और आपके विषय लगातार संपन्न प्रश्न पत्रों के अनुसार जो भी चेंजेस हो रहे हैं वह भी आप लोगों को मालूम है कि अभी 5 और 6 तारीख को होने वाले पेपर 17 और 18 तारीख को होने की क्लियर हो गया है, जो आपके पास स्कीम भी पहुंच गई होगी। और चलिए अब आप लोगों के अगले प्रश्न से श्रृंखला शुरू करने से पूर्व आपको 2 लाइनों से बता दूं कि 2 लाइनें हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। इसी तरीके से समुंदर की तरह देख करिए और आप मेहनत करते रहिए कि समुंदर पत्थर ढूंढता है लेकिन पत्थर टकराने के लिए ढूंढता है और कहाँ से कहाँ तक की सीमा को लांघ जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है। इसी तरीके से समंदर की तरह बने, नसीब के ऊपर मत सोचें। और चलिए आप लोगों के पहले आज के पेपर के पहले नंबर के क्वेश्चन को आपको बताते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब जानकारी के तहत आप लोगों को दी जा रही है। और यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए स्टूडेंट, और सभी दोस्तों को शेयर भी करें और सभी लोग लाइक भी करें। और चलिए आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्राप्त होंगे। और चलिए पहले नंबर का जो 73वां नंबर प्रश्न है, 72 श्रृंखला तक हम कर चुके हैं। 73वां नंबर कहता है लोक प्रशासन में जवाबदेही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1980 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में। आप लोगों को जवाब देना है। मैं 5 सेकंड भी नहीं दूंगा और तत्काल प्रभाव से जवाब दे दूंगा, क्योंकि हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। इसका जो उत्तर सही है वह 1983 सही है। लोक प्रशासन में जवाबदेही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? यह प्रतियोगी छात्रों के लिए भी प्रश्न पत्र के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी आपको पता होगा कि प्रश्न पत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना उपयोगी हो गया है। अब पॉलिटी का एक अपना पैरा है, वो पूरा पैराग्राफ एक अलग ही होता है। और जवाबदेही शब्द का प्रयोग न्याय के संबंध में किया गया, वित्तीय संबंध में किया गया, प्रशासन के संबंध में किया गया, कानून बनाने के संबंध में किया गया। 74वां नंबर प्रश्न कहता है तो आप लोगों को जवाब देना है। बहुत ही अच्छे तरीके का उत्तर है, जो कि इसका उत्तर है वित्तीय संबंध में किया गया। जवाबदेही शब्द का प्रयोग जो है न्याय के संबंध में किया गया, वित्तीय संबंध में किया गया है, इसलिए वित्तीय संबंध में किया गया। इसका उत्तर सही है, बी पार्ट इसका बा पार्ट आपका सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 75 नंबर का प्रश्न दिया गया। क्या कहता है? नौकरशाही घटनाएं पुस्तक की रचना की थी। नौकरशाही घटनाएं जो पुस्तक की रचना की थी वह किन महाशय ने की थी? हेनरी फ्योल ने, M कोराइजर ने, LD व्हाइट ने, मैक्स वेबर ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 75 नंबर का है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे M कोराइजर ने यह जो पुस्तक है उसकी रचना की थी, नौकरशाही घटनाएं। यह आपको याद रखना होगा। बहुत ही अच्छे तरीके का मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट भी लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 76वां नंबर, और आप लोग भी जवाब देते जाएं जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। लोक सेवक निम्नांकित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री, विधायिका, जनसाधारण, उपर्युक्त सभी के प्रति। आपको बताना है। 76 नंबर का उत्तर है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं देख लेते हैं आप लोगों का, जिनका उत्तर है उपर्युक्त सभी के प्रति। अधिकतर लोग जवाब देते जाएं और स्पीड में जवाब देते जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। लोक सेवक निम्नांकित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो उपर्युक्त सभी के प्रति। मंत्री, विधायिका, जनसाधारण, तो इन सभी के प्रति उत्तरदायी होता है। लीजिए आपके अगले प्रश्न में लोक सेवकों की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए? लोक सेवक आप समझते होंगे जनप्रतिनिधियों के ही लोक सेवक कह रहे हैं, और लोक सेवक वही कहलाएंगे जो कि जनप्रतिनिधि होंगे, जो कि हमारे
हमारे शासन प्रशासन में कर रहे लोग हैं उनको ही लोक सेवक के तौर पर कह सकते हैं। चलिए आपको बता दें, लोक सेवकों की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए? राष्ट्रीय नीतियों के प्रति, राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, मुख्य न्यायाधीश के प्रति, इनमें से किसी के प्रति नहीं। 77वां नंबर जो कहता हुआ है आपको बताना है, बहुत ही अच्छे तरीके का होता है। तो राष्ट्रीय नीतियों के प्रति लोक सेवकों की प्रतिबद्धता किसके प्रति होगी? राष्ट्रीय नीतियां जो बनाई गई हैं उसके प्रति, यानी राष्ट्रीय नीतियां जो बनाई गई हैं उसके प्रति लोक सेवक अपना कार्य करें तो स्वाभाविक सी बात है कि जन साधारण का ऑटोमेटिकली विकास होगा और उनको उन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। इसलिए इसका आ पार्ट सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। 78 नंबर का कहता है, किस विद्वान का मानना है कि उच्च पदों पर आसीन लोक सेवक 4 प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। 4 प्रकार के कार्यों को, यानी फाइनर, ग्लैंडन और RGM ब्राउन, WB डोनहम, चारों ऑप्शन दिए हैं। चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। तो 78वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं। RGM ब्राउन, किस विद्वान का मानना है कि उच्च पदों पर आसीन लोक सेवक के तौर पर कहे जाए, प्रशासन में रहने वाले सभी जो कर्मचारी होते हैं उनको एक लोक सेवक के तौर पर कहा जा सकता है। तो लोक सेवक जो होते हैं 4 प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। यह किसने कहा है? RGM ब्राउन साहब ने कहा है। 78वां नंबर है आपका, सापाठ सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। यह आपका राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न पत्र तैयार है वह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न कहता है 79 नंबर का, लोक कल्याणकारी राज्यों में राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति एक सीमा तक प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न केवल राजनीतिज्ञों के लिए अपेक्षित है बल्कि लोक सेवकों के लिए भी आवश्यक है। उक्त कथन है PR द्विभाषी का, M चेन्ना रेड्डी का, LK झा का, PC होता का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 79 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं M चेन्ना रेड्डी, बी पार्ट यानी बा पार्ट इसका सही है। 79 यानी कि 79वें नंबर का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 89वां नंबर प्रश्न कहता है, 90 नंबर प्रश्न कहता है, 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई 1990 से, 1999 से, 2000 से, 2010 से। आपका 80 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं 1990। वर्तमान में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई तो 1990 में। जवाब तत्काल प्रभाव से देते जाएं। आपको हम 5 से 10 सेकंड ही देंगे, 5 सेकंड ही देंगे, 2-3 सेकंड या 5 सेकंड, तो आपको इतने में ही जवाब देना है, क्योंकि हमें प्रश्न पत्र को जल्द से जल्द समाप्त करना है और सुपर फास्ट क्लास चल रही है, इसलिए तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। कहता है कि भूमंडलीकरण में निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? विश्व के विभिन्न देशों के में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए व्यापार अवरोध को कम करना और आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह संभव लिखा है, संभव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना, विभिन्न राष्ट्रों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना या उपयुक्त सभी। इसका 81वें नंबर प्रश्न का आपको बता दें तो इसका उपयुक्त जो आंसर है वह है उपयुक्त सभी। यह सभी स्थितियों के लिए जो है भूमंडलीकरण निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित है? तो यह सभी तत्व सम्मिलित हैं। यह उत्तर आपका 81वें का दा पाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 82वां नंबर क्या कहता है, ध्यान दें, बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2000 जो ज़्यादा मोस्ट होते हैं उनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर बता ही देता हूं। मानव विकास रिपोर्ट, लेकिन करना हमें सभी प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट 2000 में भूमंडलीकरण में निम्न में से कौन सी विशेषताएं बतलाई गई हैं? कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं? तो नए बाजार, नए उपकरण, नए नियम और उपयुक्त सभी। आपका 82वां जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वह है उपयुक्त सभी, अर्थात डी पार्ट सही है। मानव विकास रिपोर्ट 2000 ने भूमंडलीकरण में निम्न में से कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो नए बाजार, नए उपकरण, नए नियम और उपयुक्त सभी। तो इसलिए इसका जो सही है, इसका उपयुक्त सभी उत्तर सही है, यानी कि आपका दा पार्ट। 82वां नंबर क्या कहता है, ध्यान दें। 82वां नंबर कहता है उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बातें सम्मिलित हैं? उदारीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सम्मिलित हैं? वर्षों से चली आ रही औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का अंत,
आयात पर लगाए गए बाह्य प्रतिबंधों को हटाना, आयातों पर चुंगी या ड्यूटी कमी करना या उपरोक्त सभी। 83वां नंबर जो है इसका भी डी पार्ट आपका सही है। उदारीकरण की प्रक्रिया में अंतर्गत निम्न में से कौन सी बातें सम्मिलित हैं? तो वर्षों से चली आ रही औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का अंत, आयात पर लगाए गए बाह्य प्रतिबंधों को हटाना, आयातों पर चुंगी या ड्यूटी में कमी करना, उपरोक्त सभी। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर। इसको आप वेरी मोस्ट भी लगा सकते हैं 83 नंबर को, या वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत भी आपका आ सकता है। लीजिए आपका 84 नंबर का आपकी स्क्रीन पर, भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? 84 नंबर का प्रश्न है, जो भी भाई बहन लगा रहे हैं। तो भारत में सूचना क्रांति होना, उद्योग तथा व्यापार क्रांति होना, किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी उत्तर सही है। भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में सूचना क्रांति का भी होना या प्रभाव भी पड़ा। और अगला है उद्योग एवं व्यापार क्रांति का होना भी प्रभाव पड़ा, और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। यही आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी पार्ट इसका दा पार्ट सही है। 85 अर्थात आपका 85वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें। ओम्बुडसमैन किस देश का आविष्कार है? किस देश का आविष्कार है? भारत का, अमेरिका का, स्वीडन का, ब्रिटेन का। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, जिसका उत्तर सही आपको बताना है। स्वीडन इसका उत्तर उपयुक्त सही है। ओम्बुडसमैन किस देश का आविष्कार है? तो स्वीडन का है। स्वीडन टोटल सही है। आपका 85वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। लीजिए 86वां प्रश्न कहता है ई प्रशासन की विशेषता निम्न में से क्या है? ई प्रशासन की विशेषताएं क्या है? प्रभावी शासन, अच्छा शासन, उत्तरदायी शासन, उपयुक्त सभी। 86वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, जिसका उत्तर जो सही है उपयुक्त सभी, प्रभावी शासन, अच्छा शासन, उत्तरदायी शासन। और आपको जिस दिन आपको एक दिन आपको तुक्का लगाने की भी योजना बताएंगे कि यदि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ के जाते हैं, तो उनको तुक्का भी लगाने की हम एक तरीका बताएंगे, तो उस तरीके को भी ध्यान रखें। कभी कभी हमारे तुक्के भी सही हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। विश्वविद्यालय जितने भी पेपर करा रहा है उनमें किसी भी पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान दें, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए विशेषता आप लोग अध्ययन जरूर करते रहें। और सभी 60 के 60 प्रश्न, या फिर जिसमें जो 50 प्रश्न आ रहे हैं बीएससी वालों में, या फिर 60 जो प्रश्न है, जितनी भी श्रृंखला है, तो पूरी श्रृंखला को आपको ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व करना है और पूरे गोले भर के आना है। लोक प्रशासन में समस्त कार्य आ जाते हैं उस जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है। यह कथन किसका है? एल.टी. व्हाइट का, और लूथर, गुलिक का, फिफ्नर का, साइमन का। चारों ऑप्शन दिए गए। 87 नंबर का है जो भी प्रश्न है, आपको बता दें 87 का जो भी भाई बहन लगा रहे हैं, एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट यानी लोक प्रशासन में समस्त कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना। यह कथन किसका है? तो एल.डी. व्हाइट का। एल.डी. व्हाइट, लूथर, गुलिक और फिफ्नर और साइमन। तो इसलिए एल.डी. व्हाइट इसका सही है। 87वां नंबर आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। लीजिए 88वें नंबर प्रश्न में हम पहुंच गए। क्या कह रहा है? ध्यान दें। 88वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस अंग का प्रशासन पर नियंत्रण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, इनमें से कोई नहीं। 88वां नंबर जो कहता है वह है आपका दा पार्ट। दा पार्ट इसका सही है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस अंग का प्रशासन नियंत्रण अधिकतम प्रभावशाली हो सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। व्यवस्थापिका नियंत्रण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह तीनों ही जरूरी हैं, इसलिए तीनों का ही प्रभाव अपनी जगह पर अलग अलग है। तो अंग का प्रशासन नियंत्रण अधिक प्रभावशाली किसी का नहीं है। सभी मिलकर के प्रभावशाली के तौर पर देखे जा सकते हैं। इन सभी की आवश्यकता है शासन प्रशासन में। तो आपको बता दें, या प्रशासन में सभी की आवश्यकता। प्रशासन पर नियंत्रण रखने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? प्रशासन पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा जनता का कितना नियंत्रण हो सकता है, यह किसी देश की संवैधानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। बी पार्ट कहता है ब्रिटेन में व्यवस्थापिका अमेरिकन व्यवस्थापिका की तुलना में प्रशासन को अधिक नियंत्रित करती है। चीन में कैसा? चीन में प्रशासन जनता एवं सरकार के किसी अंग के प्रति उत्तरदायी न होकर साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी है। उपयुक्त सभी बातें। तो आपको 89वें नंबर प्रश्न का जवाब देना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट है, समझ लीजिए। उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें क्योंकि 89वें नंबर प्रश्न यह आ भी सकता है। लीजिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न कहते हैं 90 नंबर का, व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का के साधन हैं। प्रश्नकाल
काम रोको प्रस्ताव संसदीय समितियां उपरोक्त सभी। 90 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का के साधन हैं। इसके लिए इसका उत्तर सही है डी पार्ट। और आपको बता दें कि अगला नंबर है जो 91 नंबर है। और संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? बजट पर बहस, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण, इनमें से कोई नहीं। 91वां नंबर है जिसका उत्तर सही है, आपको बता दें प्रश्नकाल। बी पार्ट सही है, इसका बा पार्ट सही है। संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? तो प्रश्नकाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण, इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्नकाल इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है 92वां नंबर क्या कहता है? कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है धन्यवाद प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, नियुक्ति, प्रश्नकाल। आपको बता दें 92 नंबर का प्रश्न जो कहता है इसका जो उत्तर सही है वह है नियुक्ति। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है नियुक्ति, इसका उत्तर सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला 93वां नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रतिवर्ष बजट अधिवेशन में भाषण देते हैं। इनमें सरकार के पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष में शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख रहता है। इस भाषण पर वाद विवाद होने के बाद सदन जो प्रस्ताव पारित करता है उसे कहते हैं काम रोको प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। 93वां नंबर क्या कहता है? इसका उत्तर जो सही है, इसका उत्तर है धन्यवाद प्रस्ताव। बा पार्ट इसका उत्तर सही है, बा पार्ट जो है धन्यवाद प्रस्ताव, इसका उत्तर सही है बा पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94वां नंबर क्या कहता है? यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो इस प्रस्ताव के साथ विपक्ष का कोई संशोधन प्रस्ताव भी पारित हो जाता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है। उपरोक्त सभी में से सभी नहीं है। तो आपको बताना है 94वां नंबर जो इसका उत्तर सही है, आपको बता दें कि इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, इस प्रस्ताव के साथ विपक्ष का कोई संशोधन प्रस्ताव भी पारित हो जाता है तो इसके फलस्वरूप मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यह उत्तर सही है, बा पार्ट सही है। आपका अगला प्रश्न है 95वां नंबर क्या कहता है? भारतीय संसद में प्रश्नकाल से संबंधित कौन सी बातें सही है? संसद के अधिवेशनों के दौरान 11 से 12 बजे का काल प्रश्नकाल होता है। शनिवार को प्रायः संसद का अधिवेशन नहीं होता है। यदि शनिवार को होता है तो उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता है। किसी सदस्य के प्रश्न का मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने पर सदन का कोई भी सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है। उपरोक्त सभी ध्यान दें क्योंकि एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। 95वां नंबर का कहता है तो आपका इसका उत्तर डी पार्ट सही है, अर्थात दा पार्ट। उपरोक्त सभी बातें सही है। भारतीय संसद के प्रश्नकाल से संबंधित कौन सी बातें सही है? संसद के अधिवेशनों के दौरान 11 से 12 बजे का प्रश्नकाल होता है। शनिवार को प्रायः संसद का अधिवेशन नहीं होता है। यदि किसी शनिवार को होता है तो उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता है। किसी सदस्य के प्रश्न का मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने पर सदन का कोई सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उत्तर सही है डी पार्ट। लीजिए 96वां नंबर 100 प्रश्नों की श्रृंखला तक चलेंगे। प्रश्न तथा चर्चा के माध्यम से प्रशासन का सतत पुनर्लोकन किया जाता है। उक्त कथन जो इसका सही है 96वें नंबर का आपको बता दें एल.डी. वाइट का, एन.वी. गाडगिल का, मावलंकर का और फिफ्नर एवं प्रेस्थस का आपको बताना बहुत ही उत्तर सही है। इसका सही उत्तर जो है 96वां नंबर, इसका जो उत्तर सही है आपको बता दें एन.वी. गाडगिल इसका सही है। प्रश्न तथा चर्चा के माध्यम से प्रशासन का सतत पुनरावलोकन किया जाता है, वो कथन है एन.वी. गाडगिल का। आपको बता दें अगला प्रश्न है 97वां नंबर क्या कहता है? यदि लोकसभा के सदस्य लोक महत्व के अति आवश्यक किसी विशिष्ट प्रश्न पर वाद विवाद द्वारा सरकार को ध्यान
का ध्यान खींचकर उससे वक्तव्य एवं स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रस्ताव रखते हैं उसे कहते हैं स्थगन, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 नंबर जो है इसका उत्तर सही है आपाट, स्थगन एवं काम रोको प्रस्ताव। यदि पुनः सुन लें, यदि लोकसभा के सदस्य लोक महत्व के अति आवश्यक किसी विशिष्ट प्रश्न पर वाद विवाद द्वारा सरकार का ध्यान खींचकर उसे वक्तव्य एवं स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रस्ताव रखते हैं उसे कहते हैं स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। 97वां नंबर है आपाट। 98 नंबर क्या कहता है, ध्यान दें। 98 नंबर कहता है कि सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है। प्रश्नों के उत्तर के लिए संबंधित मंत्रालय के पूर्व नोटिस देना पड़ता है। मंत्री सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। प्रश्नों के उत्तर के दो रूप होते हैं, लिखित एवं मौखिक। मंत्रीगण पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने मंत्रालय सेवी वर्ग के तैयार कराते हैं। यह उत्तर आपको बताना है। 98वां नंबर है जिसका उत्तर सही है बापाट, अर्थात मंत्री सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है, तो सभी प्रश्नों के लिए बाध्य नहीं है, जबकि यह सभी चीजें सही हैं कि प्रश्नों के उत्तर से संबंधित मंत्रालय को पूर्व नोटिस देना पड़ता है। प्रश्नों के उत्तर के रूप में होते हैं लिखित एवं मौखिक। मंत्रीगण पूछे गए प्रश्नों का अपने उत्तर जो है अपने मंत्रालय के सेवी वर्ग को तैयार कराते हैं। यह आपको बता दें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। लीजिए 99। इसके बाद अंतिम प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल निचले सदन में रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रायः पारित नहीं होता है क्योंकि सदन में सरकार का बहुमत होता है। ऐसे प्रस्ताव का उद्देश्य विपक्ष तथा जन समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है। इसलिए इसका 99 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर सही है वह है आपाट, इसका सही है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ध्यान दें, पुनः पढ़ देता हूं, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल निचले सदन में रखा जा सकता है, यह बात सही है। जबकि दूसरी बात यह भी सही है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रायः पारित नहीं होता है क्योंकि सदन में सरकार का बहुमत अधिक होता है। ऐसे प्रस्ताव का उद्देश्य विपक्ष द्वारा जन समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। यह तभी रखा जाता है। 100वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है, भारत में जब सांसद मंत्रियों के किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते तो वे किसी लोक महत्व के विषय पर अधिक स्पष्टीकरण के लिए बहस की मांग करते हैं। जो प्रस्ताव रखते हैं उसे कहते हैं संकल्प प्रस्ताव या आधा घंटे की चर्चा, काम रोको प्रस्ताव। आपको बता दें 100वें नंबर का जो उत्तर सही है उसका उत्तर सही है संकल्प। भारत में जब सांसद मंत्रियों के किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते तो वे किसी लोक के महत्व को किसी विषय पर अधिक स्पष्टीकरण के लिए बहस की मांग करते हैं। जो प्रस्ताव रखते हैं उसे कहते हैं संकल्प। इसका उत्तर ए पार्ट सही है, आ पार्ट सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी प्रश्न पत्र सॉल्व किए होंगे। आपको बता दें कि इससे आपको लाभ होगा, लगातार लाभ होने वाला है और इसी तरीके से अध्ययन करते रहें। आगे भी आप लोगों को प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे। और चलिए, आप लोगों को यदि हमारी क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। मैं विदा लेना चाहूँगा। आगे अगली क्लास में मिलते हैं आपको। जय हिंद साथियों।